इमेजिन एक ऐसा देश जहां डेमोक्रेसी है, वोट पड़ते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन तिजोरी द वॉल्ट की चाबी पिछले 50 साल से सिर्फ एक आदमी के पास है। महाराष्ट्र, इंडिया का सबसे अमीर स्टेट जिसका जीडीपी कई छोटे देशों से ज्यादा है। इस स्टेट में अगर आप सुबह की चाय में दूध डालते हैं तो पैसा उस आदमी के इकोसिस्टम में जाता है। अगर आप अपने बच्चे को बिस्किट खिलाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल उस आदमी के इलाके से आता है। अगर आप वाइन पीते हैं तो अंगूर ग्रेप्स उसके नेटवर्क से आते हैं। यहाँ तक कि जिस क्रिकेट को आप धर्म मानते हैं उसकी तिजोरी भी इसी आदमी ने भरी है। ये आदमी कोई टाटा या अंबानी नहीं है, ये एक पॉलिटिशियन है। लेकिन इसने पॉलिटिक्स को बिजनेस में नहीं बदला, इसने बिजनेस को ही पॉलिटिक्स बना दिया। लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी, जो पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वो इस आदमी को अपना पॉलिटिकल गुरु क्यों मानते हैं। लोग पूछते हैं कि जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और अंडरवर्ल्ड का राज था, तो ये आदमी कैसे शहर को 24 घंटे में वापस खड़ा कर गया। और सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक सूखे हुए गांव का लड़का जिसके पास पीने का पानी नहीं था, उसने बारामती को इंडिया का एग्रीकल्चरल सिलिकॉन वैली बना दिया। आज हम उस दिमाग का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कहानी शरद पवार की पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी है द पवार इकोसिस्टम की। एक ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जिसे पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया। स्वागत है उस मास्टर क्लास में जहां हम सीखेंगे कि पावर मांगी नहीं जाती, पावर मैन्युफैक्चर की जाती है। द ब्लूप्रिंट ऑफ हंगर, 1960s। कहानी की गहराई में जाने के लिए हमें 1960s के बारामती में चलना होगा। ये वो बारामती नहीं था जो आज हम देखते हैं, ये एक रेगिस्तान जैसा था। फैमीन पड़ता था, किसान भूख से मर रहे थे। शरद पवार उस वक्त एक यंग स्टूडेंट लीडर थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि गरीबी इंसान को तोड़ देती है। उनकी माँ शरदाबाई, जो एक सख्त महिला थी, उन्होंने पवार के दिमाग में एक बात डाल दी थी। लोग भाषण से खुश होते हैं लेकिन वोट पेट से देते हैं। पवार समझ गए थे कि अगर राजनीति में लंबी रेस दौड़नी है तो सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन पैसा लाएं कहां से। यहां पवार ने वो किया जो उस वक्त किसी नेता ने नहीं सोचा था। उन्होंने इकोनॉमी को स्टडी करना शुरू किया। उनके मेंटर थे वाईबी चौहान, जो महाराष्ट्र के आर्किटेक्ट थे। चौहान ने पवार को सिखाया कि महाराष्ट्र की असली ताकत मुंबई के स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है। कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट सिंपल था। 10 किसान मिलकर पैसा लगाएं, एक शुगर फैक्ट्री खोलें और मुनाफा बराबर बांट लें। लेकिन पवार ने इस सिंपल कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल वेपन में बदल दिया। उन्होंने देखा कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन बन जाएं तो वो उन हजारों किसानों की किस्मत कंट्रोल कर सकते हैं। जो चेयरमैन बनेगा वही डिसाइड करेगा कि गन्ना कब कटेगा, रेट क्या मिलेगा और नौकरी किसको मिलेगी। यानी कोऑपरेटिव का चेयरमैन होना एमएलए होने से ज्यादा पावरफुल था। पवार ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, लेकिन उनका असली फोकस इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करना था। दी हॉस्टाइल टेकओवर, 1978। 1978 का साल पवार की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस घटना को अक्सर लोग धोखा कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे बिजनेस दिमाग से देखें तो ये एक हॉस्टाइल टेकओवर था। उस वक्त महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल की सरकार थी। कांग्रेस पावर में थी। पवार उनके कैबिनेट में थे। लेकिन पवार को दिख रहा था कि दिल्ली स्टेट लीडरशिप को दबाती है। पवार को सब्सिडियरी सीईओ नहीं बनना था, उन्हें चेयरमैन बनना था। 38 ईयर्स ओल्ड, खून गर्म था लेकिन दिमाग बर्फ जैसा ठंडा। पवार ने पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गैम्बल खेला। सुबह उन्होंने वसंत दादा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और शाम को सरकार गिरा दी। अपने 40 एमएलएस को लेकर अलग हो गए और ऑपोजिशन के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाई। वो महाराष्ट्र के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बन गए। इस घटना ने पवार पर गद्दार का ठप्पा लगा दिया, जो आज तक उनका पीछा करता है। लेकिन इस मूव के पीछे का लॉजिक समझिए। पवार ने रियलाइज किया कि अगर उन्हें अपना विजन इंप्लीमेंट करना है, बारामती को बदलना है, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाना है, तो उन्हें एब्सोल्यूट पावर चाहिए। उन्हें किसी हाई कमांड को ऑर्डर नहीं लेना था। ये मूव उनकी ऑडेसिटी का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने दिखाया कि वो सेंटिमेंट में नहीं, स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं। द डिकोडिंग बारामती बिजनेस मॉडल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस वीडियो का कोर है। कैसे शरद पवार ने बारामती को एक कॉर्पोरेट एंटिटी में बदल दिया। ये मॉडल किसी एमबीए स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल रूरल डेवलपमेंट मॉडल है। पवार ने बारामती की इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांटा: वाटर, शुगर एंड मिल्क। सबसे पहले पानी। पवार जानते थे कि बिना पानी के कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती। पॉलिटिकल पावर का यूज करके उन्होंने बारामती के लिए डैम्स और कैनाल्स अप्रूव करवाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ पानी दिया नहीं, उन्होंने किसानों को एजुकेट किया। उन्होंने इजराइल के एक्सपर्ट्स को बुलाया और ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया। 1980s में जब बाकी इंडिया फ्लड इरिगेशन यानी खेत में पानी भर देना कर रहा था, बारामती का किसान बूंद बूंद पानी यूज कर रहा था। इससे शुगर केन की यील्ड बढ़ गई।
दूसरा पिलर था शुगर। पवार ने सहकारी साखर कारखाने का जाल बिछाया, लेकिन यहाँ उनका बिजनेस दिमाग देखिए। उन्होंने सिर्फ चीनी नहीं बनाई, उन्होंने देखा कि शुगर प्रोडक्शन में मोलासिस यानी घी बचता है। उन्होंने उससे अल्कोहल यानी इथेनॉल बनाना शुरू किया। फिर जो बगस यानी गन्ने का छिलका बचता था, उससे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी को जनरेशन पावर प्लांट्स बनानी शुरू की और पेपर मिल लगाई। यानी गन्ने का एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं हुआ। हर प्रोडक्ट से पैसा आया और वो पैसा शेयर होल्डर्स यानी किसानों में बांटा गया। जब किसान को बोनस मिला तो उसने पवार को वोट दिया। ये वोट बाइंग नहीं थी, ये वोट अर्निंग थ्रू डिविडेंड था। तीसरा पिलर था मिल्क। खेती सीजनल होती है, पैसा साल में एक बार आता है। पवार को किसान की जेब में रोजाना कैश डालना था। उन्होंने डेयरी फार्मिंग को प्रमोट किया, लेकिन दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए। उन्होंने बारामती में डायनामिक्स डेयरी एस्टैब्लिश की। ये कोई छोटी मोटी डेयरी नहीं थी। पवार ने अपने ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स यूज किए और मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वाइट किया। आज जब आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, उसमें जो चीज़ है वो बारामती से आता है। ब्रिटानिया, नेस्ले, डनॉन सबके प्रोडक्ट्स बारामती में प्रोसेस होते हैं। पवार ने बारामती के अनपढ़ किसान को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बना दिया। आज जब बारामती में किंडर जॉय बनते हैं जो पूरे एशिया में एक्सपोर्ट होते हैं। सोच कर देखिए, एक इलाका जहां पीने का पानी नहीं था, आज वहां यूरोप की टॉप कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि पवार ने वहां इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने विद्या प्रतिष्ठान के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल्स खोल दिए। गांव का लड़का वहां पढ़ता है और बगल की फैक्ट्री में इंजीनियर बन जाता है। उसकी सैलरी से जो पैसा आता है वो वापस लोकल इकोनॉमी में घूमता है। शरद पवार ने पॉलिटिक्स के जरिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर दी। इसलिए बारामती में पवार हारते नहीं हैं, क्योंकि वहां पवार नेता नहीं, एम्प्लॉयर हैं। मुंबई, 13 मार्च 1993, फ्राइडे। दोपहर का वक्त था। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग चल रही थी। जवेरी बाजार में सोने के भाव तौले जा रहे थे। एयर इंडिया बिल्डिंग में लोग काम कर रहे थे। अचानक बूम, एक के बाद एक 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ने मुंबई की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। सड़कों पर खून, टूटा हुआ कांच और जले हुए शरीर बिखरे पड़े थे। पूरा शहर सदमे में था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपना काम कर दिया था, लेकिन उसका असली प्लान सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। उसका असली प्लान था सिविल वॉर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्लियर थीं। सारे 12 ब्लास्ट हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में हुए थे। मकसद साफ था, हिंदूज को भड़काना ताकि वो मुस्लिम्स पर हमला करें और मुंबई में 1947 जैसा कत्लेआम हो। पुलिस फोर्स कम पड़ रही थी, पैनिक फैल रहा था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे थे शरद पवार। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो पुलिस हेडक्वार्टर्स नहीं गए, वो सीधा दूरदर्शन टीवी स्टूडियो गए। वहां बैठकर लाइव टीवी पर उन्होंने देश की आंखों में देखकर एक झूठ बोला। एक ऐसा झूठ जिसने लाखों जिंदगियां बचा ली। उन्होंने कहा, टेररिस्ट ने 13 ब्लास्ट किए हैं, 12 नहीं। एक ब्लास्ट मस्जिद बंदर मुस्लिम एरिया में भी हुआ है। ये सफेद झूठ था। मस्जिद बंदर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस एक लाइन ने दाऊद की पूरी स्क्रिप्ट फेल कर दी। लोगों को लगा कि टेररिस्ट ने दोनों कम्युनिटीज को मारा है। गुस्सा कम्युनल नहीं हुआ, गुस्सा नेशनल हो गया। उस रात मुंबई जली नहीं। ये है शरद पवार का दिमाग। क्राइसिस के बीच में जब अच्छे अच्छे लीडर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, ये आदमी ठंडे दिमाग से नैरेटिव कंट्रोल करता है। वो जानते थे कि सच बोलकर दंगे करवाने से बेहतर है झूठ बोलकर शांति रखना। द कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ क्रिकेट, बीसीसीआई एंड आईसीसी। लोग पूछते हैं कि एक पॉलिटिशियन क्रिकेट में क्या कर रहा है। शरद पवार के लिए क्रिकेट कोई खेल नहीं था, क्रिकेट उनका नेशनल लॉन्च पैड था। 2000s की शुरुआत में पवार को समझ आ गया था कि दिल्ली की गद्दी यानी पीएम पोस्ट उनसे दूर होती जा रही है। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो पॉलिटिक्स से बड़ा हो, जो उन्हें ग्लोबल रिकग्निशन दे और जहां पैसा और पावर दोनों हो। उस वक्त बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया पर जगमोहन दालमिया का कब्जा था। बीसीसीआई तब आज जैसा सुपर पावर नहीं था। पवार ने पॉलिटिक्स का वही कोऑपरेटिव मॉडल यहां लगाया। उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के क्रिकेट एसोसिएशंस जैसे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, आंध्रा के हेड्स को अपने साथ मिलाया। उन्होंने उन्हें फंड्स और पावर का लालच दिया। उन्होंने पॉलिटिक्स के दांव पेच यूज करके दालमिया को हटाया और 2005 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए। पवार के आते ही बीसीसीआई का कॉर्पोरेट मेकओवर शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि क्रिकेट में पैसा गेट मनी यानी टिकट से नहीं, मीडिया राइट से आएगा। उन्होंने ललित मोदी जैसे तेज दिमाग वाले बिजनेसमैन को फ्री हैंड दिया। जब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का कॉन्सेप्ट आया तो पुराने क्रिकेट प्यूरिस्ट्स ने विरोध किया कि क्रिकेट का तमाशा बन रहा है। लेकिन पवार ने कहा कि ये बिजनेस है, इसे होने दो। पवार वो अम्ब्रेला थे जिसके नीचे आईपीएल बना। आज आईपीएल की वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा है। इसका क्रेडिट पवार की विजन को जाता है। 2010 में वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बने।
सोचिए, एक आदमी सुबह इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और शाम को लंदन में बैठकर वर्ल्ड क्रिकेट का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। उन्होंने क्रिकेट के जरिए कॉर्पोरेट इंडिया के टॉप लोग अंबानी, श्रीनिवासन, गोयनका सबको अपने इकोसिस्टम में ले लिया। ये उनका शैडो एम्पायर था। द ग्रेट बिट्रेयल और द ग्रेट स्ट्रैटेजी, 1999। शरद पवार की जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, 1999। कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही थी। सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। माहौल बन रहा था कि सोनिया गांधी इंडिया की अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी। शरद पवार, जो हमेशा से पीएम बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें यह बात चुभी। उन्हें लगा कि अगर सोनिया गांधी एक बार पावर में आ गई तो गांधी परिवार अगले 20-30 साल तक किसी और को आगे नहीं आने देगा। उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो उन्होंने मराठा प्राइड कार्ड खेला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उन्होंने खड़े होकर कहा, सोनिया जी फॉरेनर हैं, इटली में पैदा हुई हैं। एक फॉरेनर इंडिया का पीएम कैसे बन सकता है? देश की सुरक्षा को खतरा है। सोनिया गांधी शॉक में थी। मीटिंग खत्म हुई। पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को कांग्रेस से निकाल दिया गया। सबने सोचा पवार का करियर खत्म। कांग्रेस के बिना देश में कोई रीजनल नेता नहीं टिकता। लेकिन पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। उन्होंने घड़ी सिंबल चुना। और यहां देखिए उनका प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिकता। 6 महीने बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए। किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। कांग्रेस और एनसीपी दोनों को सरकार बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत थी। जिस सोनिया गांधी को उन्होंने फॉरेनर बोलकर पार्टी छोड़ी थी, उसी सोनिया गांधी की पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। जब मीडिया ने पूछा कि आपके सिद्धांत कहाँ गए, तो पवार ने मुस्कुराते हुए कहा, कम्युनल फोर्सेस यानी बीजेपी को रोकने के लिए हम साथ आए हैं। ये है पवार की पॉलिटिक्स। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। वो सुबह दुश्मन के घर नाश्ता कर सकते हैं और शाम को उसकी सरकार गिरा सकते हैं। उन्होंने 1999 से 2014 तक कांग्रेस के साथ पावर एंजॉय की। सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे और महाराष्ट्र को अपने हिसाब से चलाया। लवासा, द ड्रीम एंड द नाइटमेयर। पवार का विजन सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं था। वो अर्बनाइजेशन में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इंडिया के शहर मुंबई पुणे चोक हो रहे हैं। हमें नए प्लान्ड शहर चाहिए। इस विजन से जन्म हुआ लवासा का, इंडिया का पहला प्राइवेट हिल सिटी। पवार ने पुणे की पहाड़ियों में एक सपना देखा, एक ऐसा शहर जो इटली के पोर्टोफिनो जैसा दिखेगा। झील के किनारे विलाज, होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। उन्होंने रूल्स को बेंड किया या ब्रेक किया, जैसा क्रिटिक्स कहते हैं। किसानों की जमीन ली गई, एनवायरमेंटल लॉस को चैलेंज किया गया, वाटर सप्लाई को डाइवर्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट के पीछे पवार फैमिली का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उनकी बेटी सुप्रिया सुले के शेयर्स थे जो बाद में बेच दिए गए। लवासा पवार के ऑडेसिटी का सिंबल था। वो दिखाना चाहते थे कि सरकार का इंतजार मत करो, प्राइवेट पैसा लगाओ और शहर खड़ा कर दो। लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। एनवायरमेंटलिस्ट्स और जयराम रमेश, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, इसने इसे रोक दिया। आज लवासा एक घोस्ट टाउन बन चुका है। अधूरे बिल्डिंग्स, खाली सड़कें। ये पवार की करियर का एक बड़ा फेलियर माना जाता है। लेकिन ये फेलियर भी उनके बिजनेस रिस्क टेकिंग नेचर को दिखाता है। वो पॉलिटिशियन होकर एक रियल एस्टेट टाइकून की तरह सोच रहे थे। द रेन रैली, डिफाइंग द मोदी वेव, 2019। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने शरद पवार को गॉड फादर बना दिया। 2019। देश में मोदी वेव नहीं, मोदी तूफानी थी। बीजेपी महाराष्ट्र में अब की बार 220 पार का नारा लगा रही थी। एनसीपी के बड़े बड़े नेता उदयराजे भोसले, गणेश नायक और कई जिला परिषद मेंबर्स शरद पवार को छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि पवार का खेल खत्म, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। ऊपर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक गलती कर दी। उन्होंने एमएससी बैंक स्कैम केस में शरद पवार का नाम डाल दिया और नोटिस भेज दिया। यह बीजेपी की स्ट्रेटेजिक भूल थी। उन्होंने सोते हुए शेर को जगा दिया था। पवार ने इसे ईगो इशू बना लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मैं शिवाजी महाराज के संस्कारों में पला हूं। मैं दिल्ली के तख्त के आगे नहीं झुकूंगा। ईडी मुझे क्या बुलाएगी? मैं खुद 27 सितंबर को ईडी ऑफिस जाऊंगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मराठा प्राइड जाग उठा। मुंबई में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। सरकार को हाथ जोड़कर कहना पड़ा, साहिब मत आओ। और फिर आई वो 18 अक्टूबर 2019 की शाम, सतारा। लोकसभा बाय इलेक्शन। पवार रैली करने खड़े हुए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। आमतौर पर नेता ऐसे में भाग जाते हैं, लेकिन 79 साल के शरद पवार ने छतरी लेने से मना कर दिया। वो बारिश में भीगते रहे। उनका सफेद कुर्ता पानी से चिपक गया था। बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं रोका। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हुई थी उदयराजे को टिकट देकर। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। वरुण राजा यानी रेन गॉड ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है। वो तस्वीर, वो वीडियो वायरल हो गया। हर मराठी मनुष्य के दिल में वो इमेज छप गई। हमारा 80 साल का योद्धा अकेला लड़ रहा है। उस एक मोमेंट ने पूरा इलेक्शन पलट दिया।
सतारा में बीजेपी हारी, महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट्स कम हो गई। शरद पवार ने साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स यानी दिखावा और इमोशन सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने बिना पैसे खर्च किए सिर्फ बारिश में भीग कर इलेक्शन जीत लिया। लेकिन असली खेल इलेक्शन के बाद शुरू हुआ। जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो पवार ने अपनी जेब से एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसने अमित शाह यानी चाणक्य को भी हैरान कर दिया। महाविकास अघाड़ी। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व और कांग्रेस सेक्युलर को एक टेबल पर लाना नामुमकिन था। सोनिया गांधी मान नहीं रही थीं, उद्धव ठाकरे डर रहे थे। पवार मीडिएटर बनकर ये इम्पॉसिबल मैरिज करवाई। उन्होंने उद्धव को चीफ मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस को पावर में रखा और खुद रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। उन्होंने दिखाया कि नंबर्स कम होने के बावजूद यानी एनसीपी वॉज थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, किंग मेकर वही हैं। लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स में कर्मा वापस आता है। जिस तरह 1978 में पवार ने वसंत दादा की सरकार गिराई थी, ठीक 40 साल बाद उनके अपने भतीजे अजीत पवार ने वही खेल खेला। 2023 में एनसीपी टूट गई, पार्टी का नाम सिंबल सब चला गया। क्या ये पवार का द एंड है या ये उनकी किसी नई चाल का हिस्सा है? क्या शरद पवार सच में कमजोर पड़ गए हैं या वो अभी भी पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहे हैं? इतिहास गवाह है कि पावर यानी सत्ता अपने साथ एक श्राप लेकर आती है। जिस तलवार से आप राज करते हैं, अक्सर वही तलवार आपके अपनों के हाथ में होती है। जुलाई 2023, मुंबई। शरद पवार अपने घर सिल्वर ओक में बैठे थे। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अंकल भतीजा अजीत पवार, जिसे उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे पॉलिटिक्स का क ख ग सिखाया, वो राजभवन में खड़ा था। अजीत पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार में डेप्यूटी सीएम की शपथ ले ली। और सिर्फ शपथ नहीं ली, उन्होंने दावा किया कि असली एनसीपी मैं हूं। उन्होंने शरद पवार से पार्टी का नाम छीन लिया, पार्टी का सिंबल घड़ी छीन लिया और सबसे बड़ी चोट, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर अपने 83 साल के चचा से कहा, अब आपकी उम्र हो गई है, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? मार्गदर्शन कीजिए, आराम कीजिए। ये शब्द किसी गोली से कम नहीं थे। लोगों ने कहा यह कर्मा है। 1978 में शरद पवार ने वसंत दादा पाटिल अपने मेंटर के साथ यही किया था। आज 45 साल बाद उनके भतीजे ने उनके साथ वही किया। लेकिन क्या ये सिर्फ कर्मा था या ये सक्सेशन प्लानिंग का फेलियर था? क्या शरद पवार जो पूरे देश की पॉलिटिक्स समझते थे, वो अपने घर की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए? या जैसा कि कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं, क्या ये भी पवार का ही कोई मास्टर प्लान था ताकि उनका भतीजा पावर में रहे और बेटी ऑपोजिशन में? हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज। आज हम डिकोड करेंगे द पवार फैमिली फ्यूड को एक बिजनेस केस स्टडी की तरह। कैसे एक कॉरपोरेट एम्पायर का बंटवारा हुआ और 83 साल का फाउंडर अब अपना स्टार्टअप वापस कैसे खड़ा कर रहा है। द कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, सुप्रिया द फेस वर्सेस अजीत द हैंड। शरद पवार ने अपनी पार्टी को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह डिजाइन किया था। इस कंपनी में दो मेन डायरेक्टर्स थे। सुप्रिया सुले द ग्लोबल फेस, शरद पवार की इकलौती बेटी। शरद पवार ने उन्हें दिल्ली मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया। वो इंग्लिश बोलती हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, पार्लियामेंट में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड जीतती हैं। उनका काम था अलायंसेस बनाना, कांग्रेस शिवसेना के साथ बात करना, कॉरपोरेट इंडिया से डील करना और पार्टी का सॉफ्ट फेस बनना। वो चेयरमैन मटीरियल थीं। अजीत पवार दी ऑपरेटर, शरद पवार का भतीजा। शरद पवार ने उन्हें महाराष्ट्र मतलब स्टेट पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया। वो रफ हैं, अग्रेसिव हैं, सुबह 6 बजे से काम शुरू करते हैं, ऑफिसर्स को गाली देकर काम करवाते हैं। उनका काम था इलेक्शन जीतना, फंडिंग लाना, एमएलएस को संभालना और कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब शुगर बैंक को कंट्रोल करना। वो सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सीईओ मतलब अजीत ने कहा कि मुझे चेयरमैन को रिपोर्ट नहीं करना, मुझे कंपनी का मालिक बनना है। अजीत पवार को लगता था कि जमीन पर मेहनत वो करते हैं, एमएलएज उनके साथ हैं तो पार्टी उनकी होनी चाहिए। शरद पवार ये जानते थे, इसलिए वो बैलेंस बना रहे थे। लेकिन पुत्र मोह या पुत्री मोह हर बादशाह की कमजोरी होती है। जब शरद पवार ने अपना पॉलिटिकल एयर उत्तराधिकारी बनाने का इशारा दिया तो अजीत पवार का पेशेंस टूट गया। ये वही कहानी है जो रिलायंस मुकेश वर्सेस अनिल में हुई, जो शिवसेना उद्धव वर्सेस राज में हुई, ऑपरेटर वर्सेस इनहेरिटर की लड़ाई। द रिबेलियन 2019 वर्सेस 2023। अजीत पवार का गुस्सा पहली बार 2019 में फूटा, सुबह के 5 बजे। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने चुपचाप शपथ ले ली। इसे डॉन कूप कहते हैं। लेकिन तब शरद पवार ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने बस फोन घुमाना शुरू किया। उन्होंने एक एक एमएलए को फोन किया, तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि 80 घंटे के अंदर अजीत पवार वापस आ गए। शरद पवार ने उन्हें माफ कर दिया या दिखावा किया, उन्हें वापस डेप्यूटी सीएम बना दिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। अजीत पवार पार्टी के लिए जरूरी एसेट थे।
लेकिन 2023 में हालात अलग थे। इस बार अजीत के पीछे ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बीजेपी की पूरी ताकत थी। इस बार अजीत वापस नहीं आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में प्रूव दिया कि ज्यादा एमएलएज उनके साथ हैं। शरद पवार की बनाई हुई पार्टी, उनका सिंबल, घड़ी, सब कुछ अजीत पवार को मिल गया। 83 साल की उम्र में शरद पवार होमलेस हो गए, मतलब पॉलिटिकली। द रीबिल्डिंग, द फीनिक्स राइजेस। यहाँ हमें शरद पवार के कैरेक्टर का सबसे बड़ा लेसन मिलता है। रेजिलियंस, मतलब लचीलापन। जब पार्टी टूटी तो वो रोए नहीं, वो घर में नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत नया नाम रजिस्टर किया, एनसीपी शरद चंद्र पवार। नया सिंबल लिया, मन ब्लोइंग तुरहा, मतलब तुतारी बजाता आदमी। और वो सड़क पर उतर गए। दोपहर की धूप में, धूल में वो महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों से कहा, मेरी गलती थी कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। अब मैं नई पीढ़ी तैयार करूंगा। उन्होंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला, उन्होंने फाइटर कार्ड खेला। उन्होंने अजीत पवार के कैंडिडेट्स के खिलाफ नए यंग कैंडिडेट्स खड़े किए और 2024 लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट दिख गया। शरद पवार की नई टूटी हुई पार्टी ने अजीत पवार की पावर पैक्ट पार्टी से ज्यादा सीटें जीती। बारामती में जो उनका गढ़ है, उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हरा दिया। पवार ने साबित कर दिया कि पार्टी सिंबल से नहीं, साहेब से चलती है। इज ही अ विजनरी और एन अपॉर्चुनिस्ट? शरद पवार की लेगेसी क्या होगी? क्रिटिक्स कहते हैं उन्होंने पॉलिटिक्स को धंधा बना दिया, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, परिवारवाद को बढ़ाया, लवासा जैसे स्कैम्स किए। सपोर्टर्स कहते हैं उन्होंने महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाया, किसानों को अमीर किया, विमेंस रिजर्वेशन डिफेंस में और लोकल बॉडीज में लाए, डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाया। सच शायद बीच में है। शरद पवार एक मॉडर्न फ्यूडल लॉर्ड हैं। वो उन राजाओं की तरह हैं जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं लेकिन बदले में पूरी वफादारी मांगते हैं। वो जानते हैं कि डेमोक्रेसी में भी किंगडम बनाया जा सकता है, बस तरीका अलग होना चाहिए। उनका दिमाग बिजनेस का है लेकिन दिल मराठा वॉरियर का। अल्टीमेट लेसन्स फ्रॉम शरद पवार। शरद पवार की 60 साल की पब्लिक लाइफ से हम आज के करियर और बिजनेस के लिए क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द सीईओज बिगेस्ट एसेट। जब अजीत पवार ने धोखा दिया, पवार चिल्लाए नहीं। जब 1999 में सोनिया गांधी ने निकाला, वो रोए नहीं। उन्होंने हमेशा ठंडे दिमाग से सोचा कि इस सिचुएशन में मेरा बेस्ट मूव क्या है। गुस्सा और ईगो बिजनेस के दुश्मन हैं। अगर आप रिएक्ट करोगे तो दुश्मन जीत जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप जीतोगे। लेसन, डोंट रिएक्ट, कैलकुलेट। नंबर 2, सक्सेशन प्लानिंग कैन नॉट बी इमोशनल। पवार का एम्पायर टूटा क्योंकि सक्सेशन क्लियर नहीं था। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं या स्टार्टअप फाउंडर हैं तो क्लियर कीजिए कि कौन क्या संभालेगा। एम्बिग्विटी, मतलब कंफ्यूजन मत रखिए। सब मिलकर रहेंगे वाला कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में फेल हो जाता है। रोल डिफाइन करो, पावर डिफाइन करो। नंबर 3, बिल्ड योर ओन इकोसिस्टम, मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस। पवार ने सिर्फ वोट नहीं मांगे, उन्होंने लोगों की जिंदगी कंट्रोल की। शुगर मिल्क बैंक स्कूल। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, इकोसिस्टम बनाओ, जैसे एप्पल करता है, आईफोन प्लस मैक प्लस वॉच। जब कस्टमर आपके इकोसिस्टम में फंस जाता है तो वो आपको छोड़ नहीं सकता। पवार ने बारामती में यही किया। नंबर 4, नेटवर्क इज नेटवर्थ, रिलेशन कैपिटल। शरद पवार के संबंध रिलेशन सबसे अच्छे हैं। मोदी से लेकर अदानी तक और ऑपोजिशन से लेकर लोकल सरपंच तक। वो शादियों में जाते हैं, दुख में जाते हैं, फोन उठाते हैं। आज के डिजिटल जमाने में हम सोचते हैं कि लिंक्डइन कनेक्शन काफी है। नहीं, पर्सनल टच ही असली करेंसी है। लोगों के नाम याद रखो, उनके काम आओ। नंबर 5, द पावर ऑफ नॉट क्विटिंग। कैंसर हुआ, पार्टी टूटी, 80 प्लस एज हो गई, लेकिन पवार फील्ड पर है। क्यों? क्योंकि उन्हें गेम से प्यार है, रिजल्ट से नहीं। जिस दिन आपको अपने काम प्रोसेस से प्यार हो जाएगा, उस दिन रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हार वो नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। शरद पवार, लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। वो इंडिया की पॉलिटिक्स के वो भीष्म पितामह हैं जो बाणों की शैया पर लेटे हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम, मतलब रिजल्ट, अभी भी तय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।